ये आकाशवाणी है। लहलहाती उमंगें। आज प्रस्तुत है श्री इंद्रगंटी श्रीकांत शर्मा के तेलुगु नाटक आकू पच्चनी कोरिकलु का ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर अन्नपुरेड्डी श्रीराम रेड्डी ने किया है। तो सुनिए नाटक लहलहाती उमंगें। आज सुनिए इस नाटक की पहली कड़ी। मैं तो सिर्फ 4 नारियल तोड़ने ही पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन जैसे मैंने चाकू जोर से खींच के मारा ना कि पूरा गुच्छा ही नीचे गिर पड़ा। शोर ना मचाओ। हाय माँ, अंधेरा छा गया। माँ गुस्सा करेगी। बारिश भी आ गई है। बारिश? अरे बारिश तो नरी यहीं बैठ के रोती रहे, और नहीं तो क्या, तुम्ही ने मुझे नारियल के पेड़ पर चढ़ाया। अब जब गुच्छा गिर गया है तो मुझे अकेले छोड़कर भागना चाहती हो ताकि माली की गालियां मुझे मिले? चलो सब लोग 2-2 नारियल लेके चलो। अच्छा चलो 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 चलो, चलो। राघव, अरे ओ राघव! अरे बाप रे, बड़े जीजा जी, चलो 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 चलो। अरे बदमाश, तू यहाँ इन शैतान बच्चों के साथ खेल रहा है? चल जल्दी। जीजा जी, बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक कर चलें, भीग जाएंगे। खाली भीगो ही नहीं, डूब मरो, समझे? जीजा जी, अरे पिता का कर्मकांड तो तुझी को करना होगा। हा? और न जाने कितना भोगना पड़ेगा। पता है तेरे पिताजी चल बसे। क्या पिताजी चल बसे? नहीं, मुझे तो डर लग रहा है जीजा जी। 2 दिन पहले तो माँ ने बताया कि वो कहीं गए हैं, फिर आ जाएंगे। क्या कोई एक्सीडेंट हो गया? हाँ, एक्सीडेंट ही है हमारे लिए तो। पिताजी। अरे भाग मत राघव। अरे ठहर, मैं भी आ रहा हूँ। ठहर राघव। अरे ओ राघव। कितनी उलझनों के बाद ससुर जी का श्राद्ध पूरा हुआ है। आप लोग ये ना सोचें कि मैं 12वें दिन ही ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूँ। दरअसल मैं परिवार की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे दादा वेंकट रमैया यहाँ हैं, भाई जगपति भी यहाँ मौजूद हैं, और बच्चा हुआ तो क्या, राघव भी यहाँ है। अरे हम ही लोग इतना सोच विचार करने लगेंगे तो कैसे चलेगा कामेशम भाई? क्या कभी हमने सपने में भी ऐसी कल्पना की थी कि ससुर जी इतनी जल्दी और ऐसी विचित्र परिस्थितियों में हमारा साथ छोड़ जाएंगे? उनका लगातार बैठे हुए 2 दिन तक ताश खेलना, बाजियां जीतते जाना, और गवर राजू से अपनी जीती हुई रकम मांगने पर गवर राजू का गुस्से से भड़क उठना और तलवार भोंककर उनकी हत्या कर देना। बाप रे, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता इस भयानक घटना पर। धर्माजी राव इस प्रदेश के शेर कहलाते थे। 4 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, और उनकी एक से एक अच्छे घर में शादियां की। लेकिन इस बेचारे राघव का दुर्भाग्य देखो, इसे अनाथ कर चल बसे वो। अब जब ये उनकी जायदाद, उनकी प्रतिष्ठा और उन पर चढ़े कर्जों की तरंगों के बीच डगमगाने लगा है, तो हमारे जैसे निकट के रिश्तेदारों को यही ठीक लगता है कि उनकी मृत्यु का दुख भूलकर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें जिन्हें वो अपने पीछे छोड़ गए। हाँ, इसी में समझदारी है दादाजी। धर्माजी राव की मृत्यु का दुख भुलाकर हमें इस भोले बच्चे राघव की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि हम विरासत में इसे इसकी जायदाद ना सौंप सकें, लेकिन हम इसके सर पर एक पैसे का कर्ज नहीं छोड़ेंगे दादाजी। कामेशम बाबू, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन देखता हूं
तुम्हारे अंदर सांसारिक ज्ञान की कमी नहीं है। वैसे ये खुशी की बात है। ना ना दादाजी, दरअसल कामेशम भाई दुनियादारी के मामलों में व्यवहार कुशल हैं, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि ये इस बात को उठाएं। हाँ, आप देखिए ना, स्वर्गीय ससुर जी के छोटे दो दामादों की तो कोई समस्या है ही नहीं। एक इंजीनियर है और दूसरा डॉक्टर। दोनों लाखों में खेलते हैं और यहां से दूर बसे हुए हैं। जगपति भाई के पास सिवाय खेती बाड़ी के और कोई काम नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं राजनीति में हूं। 1 मिनट में या तो तख्त या तख्ता। दरअसल सारी समस्याएं हम दोनों के सामने हैं। बाबूजी का छोड़ा हुआ कर्ज, प्रोनोट, बाजार में उतार चढ़ाव, फसल अच्छी होती है या नहीं, मतलब ये कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का बोझ हम पर ही है। भैया, आप दोनों मतलब की बात पर आएंगे? हाँ दादाजी, मैं धीरे धीरे वहीं आ रहा था। देखिए, आप ही ने कहा था कि हमारे ससुर धर्माजी राव ने शेर की तरह जीवन बिताया। कई बार शेर गरजते गरजते अचानक मर जाते हैं, मगर सच्चाई ये है कि इस शेर ने, मेरा मतलब है कि दादाजी, घर की बहुत सारी कीमती चीजें गिरवी रखी हुई हैं। काफी जमीन भी या तो जुबानी या दस्तावेज के सहारे दूसरों को दे रखी है। हो सकता है उन्होंने सासू जी को इस सब की सूचना दे रखी हो। खैर, उनसे तो पूछताछ करके सब कुछ जाना जा सकता है। कामेशम बाबू, पार्वती बेटी यानी आपकी सास को कुछ नहीं मालूम। जो कुछ भी मालूम है मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, हमारे ससुर साहब जब भी कभी जरूरत होती थी तो हमसे पैसे ले लिया करते थे। मैंने कभी उनसे पैसे लौटाने के लिए नहीं कहा, जानता था पैसे घर में ही तो हैं। लेकिन अब थोड़ी बहुत रकम होती तो मैं जिक्र भी नहीं करता। कल रात हिसाब देखा तो पता चला कि उन्हें मुझे 1.25 लाख से ऊपर देना है। हाँ, जगपति भाई मेरे पास सलाह लेने आए। मैंने राय दी, भैया इस समस्या को गांव के बड़े बूढ़ों के सामने ही सुलझाना ठीक होगा। अब जगपति भाई के ही नहीं, ससुर जी ने मेरे भी 25,000 देने। अब देखिए ना, 10 एकड़ का नारियल वाला बगीचा उन्होंने अमृतवल्ली के नाम लिखा दिया था। इसके अलावा भी ससुर साहब मंदिरों और कई सेवा संस्थाओं को दान या चंदे के रूप में कुछ ना कुछ देते ही रहते थे। आजकल वेणुगोपाला स्वामी मंदिर कमेटी के लोग उन आभूषणों और उस धन राशि को लेने के लिए आए हुए हैं जो ससुर जी ने मंदिर के नाम कर दी थी। अब मुझे लगता है कि हमें जमीन जायदाद का कुछ हिस्सा बेचना ही होगा, परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। और इसके साथ ही इस अबोध राघव के हाथ में एक भिक्षा पात्र पकड़ा देना चाहिए। जी? देखिए, जो कर्ज लिखत पढ़त में नहीं है उसके भुगतान के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। दादाजी, हम जिम्मेदार नहीं, ये कह देने से नहीं चलेगा। सब जानते हैं कि हमारे वंश में कहीं झूठ नहीं है। झूठ वंशों में नहीं होते जगपति बाबू। जो लोग जायदादें बटोरना चाहते हैं उनके स्वभाव में झूठ होता है। ओह, तब तो आप ही काफी हैं समस्याएं सुलझाने के लिए। हाँ, यही तो है सास जी और उनके अबोध बेटे राघव के प्रतिनिधि। चलो जगपति भाई, चलो चलो चले चलो। अच्छा बेटी पार्वती, मैं चलता हूँ। पिताजी, नाव का समय निकल गया तो मुझे बस नहीं मिलेगी। मैं फिर आऊंगा। अरे वहाँ अंधेरे में कौन है? ठहरो वहीं, मैं कहती हूँ ठहरो। कौन है? राघव? बाप रे, गोदावरी में कूदने जा रहे थे। छी छी छी, धर्माजी राव का बेटा कायर नहीं हो सकता। चलो घर चलो। नहीं नहीं, रोते नहीं बेटे, तुम इंटर में पढ़ रहे हो बेटे,
तुम इतने ना समझ हो भैया। तुम्हें तो दुख, कष्ट और अपमानों का सामना कर इस दुनिया में जीना होगा। जरूरत पड़े तो जो रास्ते में बाधा बन जाए उसको कुचल कर जीना होगा। बोलो बेटी, मुझसे कहो, बात क्या है? मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, क्या माँ को आप कहना चाहिए? और फिर वो घर मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है। चलो चलो। कौन है? अरे भाई, हम हैं। क्या चाहिए? तुम्हारे घर आने वालों को जो चाहिए वही हमें भी चाहिए। आप? हाँ। सुनो, क्या राघव यहाँ आया है? मुझे नहीं मालूम। माँ, माँ, उसका छोटा जीजा आया है, पूछ रहा है राघव यहाँ है क्या? तूने बताया तो नहीं? तुमने बताने से मना किया था ना। हाँ हाँ, मैंने नहीं बताया, वो भी बाहर ही खड़ा है। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। प्रणाम दामाद जी, आज इधर कैसे? मन में आया छोटी सास जी के दर्शन कर लो, सो चला आया। सुना है राघव यहाँ आया है, उसे साथ ले जाने के लिए आया। राघव यहाँ नहीं है। उसे कहाँ भेज दिया? तुम्हारी पत्नी के घर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब आप जा सकते हैं। जाने के लिए ही आया हूँ, लेकिन जिसे लेने के लिए आया हूँ उसे साथ लेकर ही जाऊंगा। ये संभव नहीं है। अमृतवल्ली, क्यों अपने विनाश को निमंत्रण दे रही हो? मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगा, ध्यान रखना। माँ, माँ, हाँ। राघव ने तुम दोनों की बात सुन ली। मैं अभी आता हूँ, ये कहकर वो पीछे का दरवाजा खोलकर चला गया। पगली, तूने इसे जाने क्यों दिया? भगवान जाने अब उस पर क्या बीतेगी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हेलो, विट्ठल जी हैं? मैं श्यामचंद हूं। नमस्ते विट्ठल जी, नमस्ते। मुझे एक छोटी सी सूचना चाहिए। अरे भाई, क्या ये सही है कि क्लियरिंग एजेंसी में कोई नया लड़का आया है? अच्छा, आप लाए हैं उसे? गुड गुड। सुना है इंडिविजुअल ढंग से तीर की तरह आगे बढ़ने वाला तेज लड़का है। हाँ, नहीं, सुना है उसने शिप पर स्पेस बुक करने की होड़ में हमारे आदमी को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, उसने हमारे आदमी से ज्यादा स्पेस बुक की है। नो, मेरे ऑफेंड होने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो फोन इसलिए किया था कि मैं भी अपनी कंपनी के लिए ऐसा ही एक तेज लड़का चाहता हूं। हाँ, अच्छी तनख्वाह दूंगा उसे, कमीशन भी दूंगा। हाँ, उसे एक बार मेरे पास भेजिए। ओह यस। आपका मुझे ध्यान है, भला आपको भूल सकता हूं? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। May I come in, sir? Yes, come in, Mr. Raghav. Please have your seat. Thank you, sir. What can I do for you? You can't do anything for me, sir, because I have come to do something for you. Is it? Yes. Oh, fine. Where are you coming from? I'm from this city, sir, Calcutta. No. I mean your native state, place or... I was from Andhra, sir, a part of Madras province.
but now I'm from Calcutta. Sir, I don't want to label myself with any state, religion, and perhaps caste also. Wonderful, wonderful. So you are from Andhra? No, sir. I was. अरे भाई, तुम्हारे और मेरे बीच में ये अंग्रेजी क्यों? मैं भी तेलुगु हूँ। कभी मैं रामचंद्र राव था, अब मैं श्यामचंद हो गया हूँ। तुम जिस शिपिंग कंपनी में काम कर रहे हो, उसके मैनेजर विठल राव मेरे अच्छे फ्रेंड थे। तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है ना? जी हाँ सर। सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप भी तेलुगु भाषी हैं। आते ही मैं आपसे जरा रूखी तरह से बोला, माफ कीजिएगा। अरे हाँ, रूखी तरह से बात करने पर मुझे एक बात याद आ गई। तुमने यहाँ आने पर मुझसे कहा था ना, तुम मेरे लिए कुछ करने आए हो यहाँ? वो तो सर मैंने हंसी में यूं ही कह दिया था। मैंने जब ये कहा था कि मैं आपके लिए कुछ करने आया हूँ, तो मेरा मतलब सिर्फ यही था कि अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं डट कर काम करूँगा। फाइन फाइन। व्यक्ति में इतना दर्प और आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। थैंक यू। देखो, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, गलत मत समझना। क्या तुम घर से इतनी दूर सिर्फ नौकरी करने के लिए आए हो? I mean, तुम्हारी फैमिली? कोई विशेष बात नहीं है बताने को सर। इस डर से कि मैं घर में खुद कर ही मर जाऊंगा, मैं जीने के लिए बाहर भाग आया। सर, मैं अपने अतीत को याद नहीं करना चाहता, चाहे वो कितनी गौरवपूर्ण क्यों ना हो। मिस्टर विठल राव ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि आप मुझे उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखाएंगे। सर, 4 साल पहले मैं हावड़ा स्टेशन पर डरते डरते उतरा था। मैं कुछ नहीं जानता था, भाषा नहीं, बोली नहीं, रास्ता नहीं, जेब में एक पैसा भी नहीं था। हाँ। एक सज्जन उसी गाड़ी से उतरे, वो किसी से तेलुगु में बात कर रहे थे। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा, उनसे कहा, मुझे सहारा दीजिए। मैं उनका सामान उठाकर स्टेशन से बाहर लाया, अपनी पूरी कहानी उनको सुनाई। उन्होंने मेरी अग्नि परीक्षा ली, मुझे अपने सगे बेटे की तरह रखा, पढ़ाया, लिखाया और इस योग्य बनाया कि आज मैं आपसे इस तरह स्पष्ट बात कर रहा हूं। सर, ही इज माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड फॉरएवर ही इज माई गाइड। मिस्टर राघव जी, तुम में आवेग, आक्रोश और आदर्शवाद तीनों चीजें हैं। थैंक यू। अगर तुम जीवन में ऊपर उठना चाहते हो तो बस इन्हीं 3 चीजों पर ध्यान दो। व्यापार करो तो भावनाओं को एक तरफ रख दो जी। जो भी निर्णय लो, बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ। हर चीज को शंकित दृष्टि से देखो। मिस्टर राघव जी, मैंने अपना बिजनेस बहुत बढ़ा लिया है। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके। मैं उसे अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन बदले में उससे ईमानदारी और कड़ी मेहनत की उम्मीद भी रखूंगा। अगर तुम्हारी उम्र का मेरा अपना कोई लड़का होता तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते राघव कि मैं अपना बिजनेस कितना एक्सपैंड करता। बिजनेस में आदमी को चतुराई और समझदारी से बात करनी आनी चाहिए। राघव, अगर मुंह में जीभ हो और बगल में फोन हो तो महीने के आखिर तक 10 लाख रुपए जेब में आ जाते हैं। लिसन राघव जी, मेरी कई कंपनियां हैं और कई बिजनेस हैं। क्या तुम बिजनेस में मेरा साथ दोगे? अगर आप मुझे मौका दें तो। दिया। मैं तुम्हें 3 साल देता हूं। बिजनेस इज बिजनेस। अगर तुम सावधानी से आगे बढ़ोगे तो तुम आकाश को छू लोगे। राघव, you must do something for me as you promised. Certainly, sir. Certainly. Thank you. Thank you. Thank you very much. Hearty congratulations to you, Mr. Shamchand. Thank you. Thank you, Mr. Chatterjee. Hearty congratulations to you, Mr. Shamchand. Thank you very much, Mr. Sundarajan. Raghav? Yes, Papa. Just a minute. Yes, Papa. Meet Mr. Sundarajan, a brilliant boy. Recently, he has qualified himself for the IAS. Mr. Sundarajan, meet my son-in-law. Hello, glad to meet you. Hello. मैं इसकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा दामाद है। He is really a genius. हमारी कंपनी में आए ने अभी 7 साल भी नहीं हुए और हाँ पापा, 8 साल। That is immaterial, my son.
सुंदरराजन, ये यहाँ का चाकू से भी ज्यादा शार्प हो गए और मुझसे, जिसने इन्हें बिजनेस के गुर बताए थे, बहुत आगे निकल गए। ये एक शिपिंग कंपनी के मालिक बन गए हैं और अब स्टॉक एक्सचेंज की तरफ अपना ध्यान लगाए हुए हैं। मुझे लगता है कुछ ही सालों में ये मुझे बिजनेस से आउट कर देंगे। ईश्वर की कृपा है कि मुझे ऐसा इंटेलिजेंट दामाद मिला है। ओ पापा, डोंट एम्बैरेस मी प्लीज। उन पेड़ों को जल्दी गिराओ, ये काम जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। ये लो, हमारा विट्ठल यही है। थैंक यू मिस्टर सुंदरराजन, यू हैव कम ऑल द वे टू सी मी, वेरी काइंड ऑफ यू। देखो राजू। यस सर। सुंदरराजन को होटल के पास उतार कर तुम चले आओ। 11 बजे कुट्टी विल ड्रॉप हिम एट द एयरपोर्ट। मिस्टर सुंदरराजन, रात को आपसे फोन पर बात करूंगा। सुंदरराजन उतरे नहीं, क्यों डैड? सुंदरराजन? अरे भाई, इस वर्क स्पॉट को तो हम पहले उन्हें दिखा चुके हैं ना विट्ठल। वो बहुत बिजी हैं, आज दिल्ली जाना है उनको। उनके लिए एयर टिकट का इंतजाम किया। फिर सर मैनेजर मिस्टर दास। सब इंतजाम हो गया डैड, आप वरी ना करें। दास नहीं तो कोई बोस करेगा, काम नहीं रुकता। That's good. बिजनेसमैन को तो इतना शार्प होना ही चाहिए। डैडी, आजकल ये गांव बढ़ता ही जा रहा है। इस समय हमें ये समझना चाहिए कि ये हमें सस्ते दाम पर ही मिला। वैसे बेटरमेंट चार्ज मिलाने पर भी हमें कोई नुकसान नहीं। अरे हाँ, सुना है कि हमारी स्पिनिंग मिल के उस ओर मिस्टर जीवन प्रसाद 2 थिएटर बना रहे हैं। हाँ भाई, गांव को भी जरूर बढ़ना ही चाहिए। यातायात भी बढ़ना चाहिए, उसके साथ हमें भी बढ़ना चाहिए। सुनो विट्ठल, कल तुम्हें कैलकाटा जाना होगा और वहाँ हमारी शिपिंग एजेंसी के मैनेजर हैं मिस्टर खन्ना। यस, खन्ना। उनसे मैंने कल अपने सदर्न नेटवर्क के बारे में फ़ोन पर बातचीत की थी। कहते हैं कोई लाइसेंस प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। उन्हें तुम देखो। ओके डैड। मद्रास में, वाइजैक में हमें एजेंसियाँ चाहिए। वही बताएगा कि किन के साथ क्या बात करनी है। ओके डैड। ये दास कहाँ गया? दिखाई नहीं देता। हम अपने काम करवाने के लिए मैनेजर, सुपरवाइजर्स रख लेते हैं, तो वो हमारी कार ले जाकर अपने काम देखते हैं। हमें तो पैदल ही चलना पड़ता है। डैड, अब आपकी एज कितनी है? तुम कितनी समझते हो? यही कोई 52 या 53। 1 साल और मिलाओ, 54। क्यों क्यों पूछा रहे? कुछ नहीं, यूं ही इंसान में अब भी इतनी सनक हो। ये सनक नहीं बेटे, सावधानी है। हा? अरे हाँ, उधर देखो, दास आ गया। नमस्कार सर। नमस्कार। आओ दास, आओ। बताओ हमारा भविष्य क्या कहता है? अच्छा डैडी, अब आप दास से अपने भविष्य के बारे में बात कीजिए। मैं फिर आपको कैलकाटा से ही रिंग करूंगा। ओके, बाय बाय। सर, सवेरे विट्ठल बाबू ने कहा था आप शाम तक आएंगे। ऑफिस जाकर लेआउट, बिल्डिंग प्लान और प्रपोजल ले आया हूँ। ये लीजिए। लाओ। गुड। क्या डाक देखी तुमने? जी हाँ सर, ऑफिशियल लेटर्स ऑफिस में रख दिए हैं और सर ये आपके पर्सनल लेटर्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, उस तरफ छोटा टेंट और 2 कुर्सियां लगवाई हैं, उधर बैठिए ना सर, इस धूप में घूमना। अरे मुझे धूप में घूमना पसंद है दास, कुछ देर और घूमकर फिर चलेंगे। हाँ, ये दास, इन पेड़ों को काटने और झाड़ियों को हटाने का काम कब तक पूरा होगा? कल शाम तक गिराए हुए पेड़ों और निकाली हुई झाड़ियों को साइट से क्लियर करेंगे सर, और परसों साइट इंजीनियर को सौंप देंगे। गुड। अच्छा, इंजीनियर केशव राव जी से कहो कि शाम को मुझसे बात करें। अच्छा सर। अच्छा, अमृतवल्ली। हाँ, ये नाम अच्छी तरह याद है मुझे। बड़ी आंखें, पान वाले लाल होंठ, कुछ पके हुए घुंघराले बाल। फिर इतने सालों के बाद क्या कहता है ये पत्र?
राघव बाबू, इन अक्षरों द्वारा मुझे अपनी बात तुम्हें याद दिलाने की जरूरत आ पड़ी है। लिखना जरूरी हो गया है। ये ठीक है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, पेशे से वैश्या हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे अनुराग पूर्वक आश्रय दिया था। उनके बेटे के रूप में तुम मेरे भी बेटे हो। तुम्हारे पिता धर्माजी राव जी ने 10 एकड़ नारियल वाला बागीचा मेरे नाम खुलेआम लिखा दिया था। तुम्हारे छोटे बहनोई कामेशन जी और तुम्हारे बड़े बहनोई दोनों ने मिलकर उन दिनों इस जमीन को किसी न किसी तरह हड़प लेने की योजना बनाई थी। एक और नाम गवर राजू जी, जिन्होंने तुम्हारे पिता को मार डाला था। इस अपराध के लिए उन्हें सजा भी मिली। 1969 में जेल से छूटकर वो शायद दुबई चले गए थे, लेकिन अब वो लौट आए हैं और इसी गांव में बसे हुए हैं। सुना है कि वो इस लहलहाती प्रकृति की छटा को नष्ट करके वो इस प्रांत में खादों की फैक्ट्री बनवाने वाले हैं। अब उनकी दृष्टि उस बगीचे पर है जिसे तुम्हारे पिता मेरे नाम लिख गए थे। मैं जब तक जीवित हूँ उसे सुरक्षित रखना चाहती हूँ। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। हाँ, हो सके तो बेटा, क्या एक बार इस बुढ़िया को देखने आ सकोगे? हाँ, चंद्रा तुमको प्रणाम करती है। बाकी तुमसे मिलने पर माँ अमृतवली। माँ लिखते ही एक बात याद आई रे। सुना है कि 2 साल पहले तुम्हारी माता जी चल बसी। एक बार तुम आओ तो तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। हाँ। माँ चल बसी, अमृतवल्ली जीवित है। ओह, कितनी पुरानी यादें हैं। बचपन का कौन सिमा गाँव, कैसी हरियाली भरी मनोहर सुगंध थी उस गाँव की। वर्षा होती थी तो धरती कैसी पादक सुगंध बिखेरने लगती थी। गोदावरी नदी में नहाने के लिए प्रवेश करते हुए ऐसा लगता था जैसे जैसे माँ की गर्म और सुखद गोद में प्रवेश कर रहे हो। हर्षोल्लास के कैसे अनोखे दिन थे वो। गर्मियों की दोपहर, लू चल रही है। सब घरों ने अपने दरवाजों की आंखें बंद कर रखी हैं। अंदर से चक्की चलने की सुमधुर आवाज आ रही है। काश काश मैं पीछे जा सकता। इस धरती से, धूल से भागकर यदि मैं समय के चक्र को पीछे घुमाकर अपने बचपन में ले जा सकता तो कितना अच्छा होता। सर। हाँ? ओ दास, आ गए? यस सर। चलो घर चलें। दास। जी सर। खन्ना के लिए कॉल बुक करो। उससे कहो कि विट्ठल के कलकत्ता पहुंचते ही मुझे कांटेक्ट करे। बहुत अच्छा सर। और हाँ, परसों मैं बाहर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हूँ वो आज और कल में मुझसे साइन करवा लो। तो सर मैं आपकी फ्लाइट के लिए टिकट? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके सर। चलो राजू।
लहलहाती उमंगें। अभी आपने श्री इंद्रगंटी श्रीकांत शर्मा के तेलुगु नाटक आकू पच्चनी कोरिकलु का ये हिंदी अनुवाद सुना। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।